अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिटी इंडिया न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं नौशीन। नाज़रीन, मैं आज आपको 17 सितंबर 1948 को हुए इंज़माम रियासत हैदराबाद के मुतालिक कुछ हक़ाइक़ आपके सामने पेश करूंगी, क्योंकि बरसर इख्तिदार जमात भारतीय जनता पार्टी की जानिब से आज के दिन को लेकर तरह तरह की बातें की जाती हैं और ये मुतालबा किया जाता है कि आज के दिन को यौम नजात के तौर पर मनाया जाए। इनका कहना है कि आज के दिन इलाके की अवाम को हुजूर निज़ाम आसिफ जाह सावे मीर उस्मान अली खां की हुकूमत से हिंदुस्तानी फौज ऑपरेशन पोलो के जरिए नजात दिलाई गई थी, और वो भी सरदार पटेल की एमा पर। हम आपको बताते हैं कि ये बातें हकीकत से बाइद है। हकीकत में दरअसल हुआ ये था कि रियासत हैदराबाद के इंडियन यूनियन में इंज़माम के लिए बाज़ाब्ता एक फार्मूले पर समझौते के लिए बातचीत की जा रही थी। उस वक्त सल्तनत हैदराबाद की जानिब से कैप्टन लायक अली ख़ान और हुकूमत हिंद की जानिब से सरदार पटेल दोनों के दरमियान बातचीत के कई अदवार चले। तारीख़ गवाह है, किताबें अगर छान कर देख ली जाएँ तो हकीकत का पता चलेगा। हिंदुस्तानी हुकूमत ने यह पेशकश की थी कि आसिफ जाह साबे की हुक्मरानी को बाकी रखा जाएगा, लेकिन दाखिली उमूर, दिफाई उमूर की वजारतें और अख्तियारात हुकूमत हिंद के पास होंगी। इस पर मुकम्मल समझौता हो चुका था, सिर्फ दस्तखतें बाकी थीं। लेकिन इसी असना में महात्मा गांधी जी का कत्ल हुआ और उसकी वजह से मुल्क में पैदा हुई शोरिश को दबाने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो उस वक्त हुकूमत हिंद के वज़ीर दाखिला थे, वो मरकज़ में मसरूफ़ हो गए और बीमार भी हो गए, जिसकी वजह से ये मामला लीतोलाल का शिकार हो गया। इसी दौरान रियासत हैदराबाद के कुछ गैर मुस्लिम शाही दरबारियों ने एक साजिश रचाई और उस वक्त हुकूमत हिंद में मौजूद कुछ फ़िरका परस्त अनासिर के साथ अपनी जागीरों और मनसबदारियों को बचाने के लिए और रियासत के इंज़माम के बाद इक़्तिदार पर काबिज़ होने के लिए साजिशें रचाई गईं और हुकूमत हिंद को बावर किया गया कि सल्तनत हैदराबाद की जानिब से हथियार ख़रीदे जा रहे हैं और वो हिंदुस्तानी फ़ौज का मुकाबला करने की तैयारी की जा रही है। उधर सरदार पटेल बीमारी की वजह से सरकारी उमूर से दूर थे। जब उनसे मशवरा किया गया कि सल्तनत हैदराबाद पर फ़ौज कशी की जाए, उन्होंने साफ इनकार कर दिया और कहा कि मुआहदे के मुताबिक इंज़माम होगा। लेकिन उस वक्त के होम सेक्रेटरी ने रातों रात ऑपरेशन पोलो की इजाज़त दे दी। लेकिन फिर भी मीर उस्मान अली ख़ां बहादुर ने समझौते का रास्ता अपनाया और हिंदुस्तानी पुलिस का मुकाबला न करने का ऐलान किया। हाँ, उस वक्त निज़ाम हुकूमत से बर्खास्त करदा कासिम रिजवी की क़यादत में कुछ जियालों ने, जिन्हें ये लोग रज़ाकार कहते हैं, अपनी हुकूमत के ख़त्म होने के डर से और अपने पर दूसरी हुकूमत के तसल्लुत को न बर्दाश्त करते हुए आम लोगों ने मुज़ाहमत ज़रूर की, लेकिन बाज़ाब्ता हुज़ूर निज़ाम की फ़ौज ने मुकाबला नहीं किया। लेकिन जब रियासत की सरहदों पर हिंदुस्तानी पुलिस की जानिब से जुल्म व बर्बरियत का नंगा नाच किया गया, मासूम अवाम का कत्ल आम किया गया, तो इससे दिलबर्दाश्ता आसिफ जाह साबे ने सिर्फ मुआहदे की परवाह किए बगैर अपनी रियाया के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिर्फ इस शर्त पर कि ऑपरेशन पोलो को ख़त्म किया जाए, उन्होंने रियासत के इंज़माम रज़ामंदी का इजहार किया
और इसका हुकूमत हिंद ने इस्तकबाल किया। अब अगर ये रियासत का इंतज़ाम नहीं तो क्या है? अगर रियासत छीन ली जाती तो हुजूर निज़ाम जेल की सलाखों के पीछे होते, उन्हें गवर्नर नहीं बनाया जाता। आसिफ जाह साबे मीर उस्मान अली खान हुजूर निज़ाम को उस वक्त 50 लाख की कतीर रकम अदा करते हुए इन्हें रियासत का गवर्नर बनाया गया और तादम हयात वो इस रियासत के गवर्नर रहे और इन्होंने गवर्नर रहते हुए अपनी ज़ाती सरफे से निम्स दवाखाने की तामीर करवाई और उन्हें अता करदा 50 लाख रुपयों को निज़ाम सागर डैम और तुंगभद्रा डैम की तामीर में सर्फ कर दिया। एक और बात बताना ज़रूरी है कि अक्टूबर 1949 को मीर उस्मान अली खान बहादुर ने एक फरमान जारी करते हुए हिंदुस्तान के दस्तूर को तस्लीम करने की बात कही थी और 26 जनवरी 1950 तक उन्हीं की निगरानी में हुकूमत के कामकाज चलते रहे। आज भी कई सेकुलर हिंदू आबनाए वतन ऐसे हैं जो रजाकारों के नाम से गढ़ी जाने वाली झूठी कहानियों को सिरे से निकारते हैं और दौरे आसिफ जाही को आज सबसे अजीम दौर मानते हैं। उन्हीं में से एक है साबिक फौजी कैप्टन पांडुरंगा रेड्डी, जो कि एक मौरख भी हैं। उनसे आज हमारे एडिटर मोहम्मद तकी हुसैन ने इस ज़िमन में खुसूसी गुफ्तगू की है। आइए डालते हैं इस पर एक तफसीली नज़र। आज 17 सितंबर है। आज यूम इंज़माम हैदराबाद कहलाया जाता है। कहा जाता है कि आज ही के दिन रियासत हैदराबाद का इंडियन यूनियन हुकूमत में इंज़माम अमल में लाया। लेकिन कुछ फाशिस्ट ताकतें ऐसी हैं जो ये कहती हैं कि आज ही के दिन हुकूमत हिंद ने उस वक्त के नवाब मीर उस्मान अली खान बहादुर आसिफ जाह साबे से हैदराबाद रियासत को छीना था और इसको हिंदुस्तान की इंडियन यूनियन में शामिल किया था। लेकिन कुछ तारीखदान ऐसे भी हैं, कुछ बात करने वाले ऐसे भी हैं जो इस बात को नकारते हैं और कहते हैं कि उस वक्त कोई हुकूमत को छीना नहीं गया था, बल्कि पूरी इत्तेफाक राय के साथ रियासत हैदराबाद का इंतजाम हुआ था। उसी में एक हमारे कैप्टन पांडुरंगा रेड्डी साहब हैं, जिन्होंने हमेशा ही से सलातीन आसिफ जाही की दिफा की है। उन पर अगर कोई गलत हुर्फ उठता है तो आपने सबसे पहले आगे बढ़कर उसकी मजम्मत की है और हक़ाइक़ को सामने रखा है। नाज़रीन, कैप्टन पांडुरंगा रेड्डी साहब आपके लिए मोहताज तारुफ नहीं है। वो एक मुल्क के सपूत हैं जिन्होंने सरहदों पर मुल्क की हिफाजत भी की है, फ़ौज से मुंसलिक रहे हैं। वो एक कैप्टन हैं। इससे कबल कि मैं सकूत हैदराबाद और सलातीन आसिफ जाह पर कुछ बात करूं, उससे पहले मैं चाहता हूं कि कैप्टन साहब अपना तारुफ पेश करें। मेरा नाम लिंगाला पांडुरंगा रेड्डी, मैं जनगांव हूँ। अभी फ़िलहाल जनगांव ज़िला भी बने हैं। वहाँ पढ़ने के बाद मैं हिंदुस्तान को फ़ौज में भर्ती हुआ हूँ और कैप्टन रैंक भी है। और मैं कमीशन सेकंड 11 गुरखा राइफल्स में कमीशन हुआ। ये 11 गुरखा का बहुत फेमस रेजिमेंट है। सेकंड वर्ल्ड वॉर में जब जापान हैदराबाद के ऊपर इंडिया के ऊपर अटैक करे तो कोहिमा के पास वो नबी नागालैंड का कैपिटल है, वहाँ रोक दिए। हमारा 11 गुरखा रोक दिए और उसका वजह से वर्ल्ड फेमस का जो है विक्टोरिया क्रॉस डेकोरेशन भी गंजो लामा साहब हमारा 11 गुरखा का मिला है। वही रेजिमेंट जब पुलिस एक्शन हुआ उस वक्त कंटोनमेंट को आए, वो 3rd 11 गुरखा राइफल से। अभी साहब कई बोलते हैं पुलिस एक्शन, जब फौज को और एयरफोर्स को फाइटर प्लेन्स को आप भेजे अब फिर भी पुलिस एक्शन बोलते। कई लोगों को मालूम है क्या क्यों पुलिस एक्शन बोलते? क्यों बोले थे साहब? जो फौज जो हैदराबाद को आए उस वक्त क्या हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हाई कमीशन ब्रिटेन और अमेरिकन प्रेसिडेंट को
इन्फॉर्म दिए कि जैसा अमेरिका कम्युनिस्ट को जो कोरिया में कम्युनिस्ट से लड़ रहे थे, जैसा आप कोरिया को कम्युनिस्ट को अगेंस्ट फौज भेज रहे और आप चाइना और रशिया को इंटरफियर न होना और मिलिट्री है फिर भी वो लोग फायरिंग नहीं करते, पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एस्टैब्लिश करते, पुलिस का ड्यूटी करते, उस वक्त पुलिस एक्शन बोल के बोला। वही एनालॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाला हम हैदराबाद को फौज भेज रहे निज़ाम को ताहत को और कम्युनिस्ट अगेंस्ट और रज़ार का अगेंस्ट बोल रहे, नॉट निज़ाम अगेंस्ट। उस वास्ते जैसा अमेरिकन आर्मी कोरिया में पुलिस ड्यूटी कर रहे और हिंदुस्तान का आर्मी भी हैदराबाद में पुलिस ड्यूटी करेंगे, उस वास्ते उसका नाम है पुलिस एक्शन। कई लोगों को क्या मालूम है क्या? अभी निज़ाम को अगेंस्ट फौज आए तो निज़ाम को उधर से गवर्नमेंट रूल से निकालना है और अरेस्ट भी कर सकते हैं, घर में भी रख सकते हैं, जैसा लिया खली को लिखा है, ऐसा नहीं है। और निज़ाम फिर भी आफ्टर 17 सितंबर के पास भी निज़ाम रूल करते हैं और हैदराबाद का निज़ाम ऐसे बन गए। मेजर जनरल चौधरी जो गवर्नर बने हैं, मिलिट्री गवर्नर, सुबह सुबह बुलारम से गाड़ी में आके निज़ाम का सिग्नेचर्स लेते थे एडमिनिस्ट्रेशन। अभी आर्काइव को जाके देखिए, जो 17 सितंबर से 26 जनवरी 1950 तक हैदराबाद को कौन रूल किया बोल तो आपको चाहे नहीं चाहे बट हकीकत यह है निज़ाम का रूल थे, ये मालूम होना चाहिए। शायद इस इंटरव्यू से खबर मुझे भी ये मालूम था कि 17 सितंबर को ही रियासत हैदराबाद का इंतजाम अमल में लाया था, लेकिन पांडुरंग गाड़ी साहब की बात को जानने के बाद मुझे भी हैरत हो रही है कि सन 26 जनवरी सन 1950 तक यहाँ पर निज़ाम ऑफ हैदराबाद की हुकूमत चल रही थी। तो फिर ये इंतजाम का फिर ये निजात का मामला कहाँ से पैदा होता है? जब दोनों हुकूमतों के दरमियान समझौता था, उस वक्त के जो मिलिट्री गवर्नर थे वो निज़ाम के पास आकर दस्तखतें लेते थे, यानी कि जो हुकूमती उमूर पर निज़ाम की दस्तखत सबत की जाती थी। तो फिर यहाँ पर छीनने और छीन कर ले जाने वाली बात कहाँ है? बड़े बेहतरीन अंदाज में कैप्टन साहब ने ये वाज़ेह कर दिया कि वो जो मामला था वो बिल्कुल दोनों हुकूमतों के आपसी इत्तेफाक से चल रहा था। मैं ये जानना चाहता हूँ अब कैप्टन साहब से कि उस वक्त ये कहा जाता है कि रज़ाकारों ने हिंदुस्तानी अफवाज का मुकाबला किया, उनकी मुखालिफत की और इलाके में दीगर अक़वाम यानी कि हिंदू कौम या दीगर अक़वाम पर जैसे जुल्म बरबद की, लूट मार की, इस तरह की बातें भी सामने आती हैं। और आज रज़ाकारों को लेकर सारे रियासत हैदराबाद के मुस्लिम कौम पर सवाल या निशान उठाया जाता है, इस पर आपका क्या ख्याल है? देखिए, कई लोगों को नहीं मालूम रज़ाकार का मतलब क्या है। रज़ाकार बोलते हैं वॉलंटियर, ये फैसिस्ट नहीं है और ये कम्युनिस्ट नहीं है। क्या हुआ साहब, आंध्रा वाले पर्टिकुलरली आंध्रा लोग कम्युनिस्ट हैदराबाद उस वक्त मीर उस्मान खान एक अच्छा काम किया, बट वो अच्छा काम उसको बहुत लाश बनाया। कैसा बोले तो बहुत ये हुआ साहब, मीर उस्मान खान इतना इरिगेशन प्रोजेक्ट्स बनाए, पर्टिकुलरली निज़ामाबाद में निज़ाम सागर और डिंडी प्रोजेक्ट्स और कई इरिगेशन प्रोजेक्ट्स बनाए। उस वक्त क्या हुआ सर, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स की वजह से और कमर्शियलाइजेशन एग्रीकल्चर, पर्टिकुलरली टोबैको और मिर्ची बनाना, बहुत एग्रीकल्चर बहुत डेवलप हुआ। और आंध्रा कम्युनिस्ट जो है, ख़ासकर कमा कम्युनिटी, हैदराबाद के लैंड्स के ऊपर नज़र लगा के कैसा तो भी हैदराबाद का ज़मीन कब्ज़ा करने के लिए वो लोग इधर आए। ये देखिए साहब, निज़ाम का हुकूमत उतना ख़राब है तो बड़े बड़े देशमुखा महाराष्ट्र में है, बीड, परभनी, औरंगाबाद, 5 ज़िले मराठी थे और 3 ज़िले कर्नाटक थे, गुलबर्गा, बिदर, रायचूर, ये 3 थे। और बड़े बड़े ज़मींदारा, बड़े बड़े देशमुख वहाँ थे, बट वहाँ नहीं है, सिर्फ नलगोंडा वरंगल ज़िले में क्यों हुआ। और ये लीडर्स कौन है साहब, बाहर से आए, आंध्रा से आए ना, तो कम्युनिस्ट कमा लोग है। और क्या है साहब, ऐसे कभी भी अभी भी हिंदुस्तान में इतने साल के भी गरीबी है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, गरीबी है, अभी भी है। वो गरीबों को चढ़ा दिए और लैंड कब्जा कराओ बोल के।
जब ये लोग वोटर निज़ाम का पुलिस उतना स्ट्रांग नहीं है और फौज भी उतना नहीं है और कुछ नहीं कर सके, उस वक्त क्या हुआ, कई ज़मीनात वाले ये लोगों को बोले हमारा लैंड कब्जा कर रहे, बाहर से आके लोग, खासकर आंध्र से आके आप लोगों को हमारा मदद चाहिए। देन ये रजाकार मदद के लिए गए। अभी मैं बोल रहा हूँ साहब, 5 किस्म का रजाकार थे जी आप कोई मानते भी नहीं। जी आप सुने होंगे KF रुस्तुम जी बोल के, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस महाराष्ट्र, एक मशहूर पुलिस ऑफिसर थे। उस वक्त बोलते 1948 में वो अकोला, अभी महाराष्ट्र में अकोला जिला का सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस थे 1948। उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑर्डर दिए गए थे, आपके पास जो होमगार्ड्स रहते हैं पुलिस वाले, वो लोगों को रजाकार के जैसे दाढ़ी बनाओ बोलो, रजाकार का ड्रेस लगा के हैदराबाद को अंदर जाके गड़बड़ करा के लूट मार करो और रिपोर्टर्स को बुला के इंटरव्यू दो, जो कुछ ये हुआ मुस्लिम रजाकार से कर रहे बोल के। बट असली क्या है, पुलिस रजाकार महाराष्ट्र से करके ये करे। क्या है, हैदराबाद को बदनाम करना और लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक हुआ बोल के कैसे तो भी फौज को इधर भेज के उसको कब्जा करने के ये थे। वो रुस्तुम जी अपना बायोग्राफी में लिखा है, वो बायोग्राफी मेरे पास है, कोई मानते क्या? अभी भी जिंदा है। मैं अभी बोलता हूँ, ये फैसिस्ट जो पूछ रहे लिबरेशन है, अभी जाके बॉम्बे में है रुस्तुम जी साहब को, और रुस्तुम जी साहब को इंटरव्यू करो, अभी भी जिंदा है, अभी 90 ईयर्स ओल्ड, इंटरव्यू करो उसको, वो हकीकत आते। वो एक रजाकार। और दूसरा रजाकार कौन कहता, जो आदमी कम्युनिस्ट कांग्रेस रजाकार, अभी मानते क्या था, रामानंद तीर्थ और आंध्र कम्युनिस्ट मिलके उमरी बैंक, फेमस उमरी बैंक है ना, था हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद उमरी जालना में, उस वक्त लूट ले और 25 लाख रुपए उस वक्त तो बैंक से 25 लाख, आज तो ज़्यादा, अभी आज भी ज़्यादा है, उन ज़माने 1948 में देखे सर कितना है। वो पैसे से, थोड़ा बहुत पैसे से गांधी भवन बनाया, बाकी पैसे हड़प किए। और उसके अगेंस्ट जनार्दन देसाई, वल्लभ भाई पटेल को बोल गया, हैदराबाद जो कांग्रेस है पूरा लूटमार कांग्रेस है और जो कुछ कर रहा है पूरा वायलेंस कर रहा है। वल्लभ भाई पटेल एक टीम को बोल के रिपोर्ट दो बोलो, रिपोर्ट सही है बोल के हैदराबाद स्टेट कांग्रेस वाट डिसअलाउड, डिसमिस्ड, दैट वाज द वाट ने हैदराबाद कांग्रेस, वो भी रजाकार थे। और कम्युनिस्ट रजाकार रोज सुबह कांग्रेस ड्रेस लगाते और रात को लूट करते थे। दरअसल ही मेजर जनरल चौधरी क्या बोला उन लोगों को, दिन का राजा और रात का राजा, और दिन का राजा रजाकार से और रात का राजा कौन का, सब ये कम्युनिस्ट सुबह रजाकार का ड्रेस लगा कर लूटते थे और रात को कम्युनिस्ट बनते थे। ये लोग हैं सब, दिन का राजा रात। और खुद बोले मेरे पास है, सब मेरा बात में नहीं माना आप, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक किताब बनाए ऑपरेशन पोलो बोल के, गवर्नमेंट वर्जन। ऑपरेशन पोलो में हैदराबाद का पुलिस एक्शन के बाद एक पूरा 400 पेजेस का लिखे है, उसमें कम्युनिस्ट रोल का लिखे है। वो लोग हमने बोलते, अभी कम्युनिस्ट वाले बोलते हैं इसको गवर्नमेंट ऑफिशियल बनना बोल के, अभी देख। और मुंशी मुंशी सुनेंगे, भारतीय विद्याभानु, उस वक्त महाराष्ट्र गवर्नर वाइस होम मिनिस्टर थे। कई पर्टिकुलर आर्य समाजों को हैदराबाद में जाके गड़बड़ कराओ और आप लोगों का खर्चा गिरसा हम देते बोल के बोला। होम मिनिस्टर होते हुए हैदराबाद को आर्य समाज वालों को बोल के गड़बड़ कराओ बोल के। और एक नाम बोले तो आप परेशान हो जाएंगे, गाडसे भी उसमें आए थे। तो गांधी को असैसिनेट किया, आपको सबको मालूम है, वो भी है। जब उसके बाद निज़ाम कई दिनों के बाद उसको रिलीज करे तो उसमें कौन है बोल तो एक गाडसे भी है। क्यों हिस्ट्री किताब में नहीं लिखते? सिर्फ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी रिसर्च बुक्स में ये नाम ही आते, बट हिंदुस्तान का बुक ना हिंदू होने हो कोई होने दो नहीं लिखते ये पूरा। और रजाकार बोलते कौन है? ये पूरा रजाकार है, 5 किस्म का रजाकार थे। कौन सा रजाकार किया? अभी कासिम रजवी बोलते सर, कासिम रजवी बातें बहुत काम है कम,
अभी कभी बोलता था कासिम रजवी निज़ाम का हुकूमत दिल्ली से चलेगा बोल के बोलते हैं, कौन सा पेपर में आया बताइए। उस वक्त तो कई इंग्लिश पेपर है ना, सब स्टेट्समैन है, टाइम्स ऑफ इंडिया है और कई पेपर, कोई पेपर में है क्या? कोई ना कोई एक पेपर। उसके बाद बोलते सब वो हिंदुस्तान निज़ाम का पद, ये सब ये होना बोल के कैसे तो भी बदनाम करके हैदराबाद को आर्मी भेजना कल के। मैं ये भी चैलेंज करता हूँ, उस वक्त कोई एक सिंगल पेपर में उस वक्त इंडियन एक्सप्रेस विजयवाड़ा से पब्लिश होते थे, वो पेपर में है? कोई तेलुगु पेपर में है क्या? कोई तेलुगु पेपर, कोई पेपर में। उसके बाद 10 साल के बाद, 5 साल के बाद ये बोल लिखना लोग किए। और एक कम्युनिस्ट के बारे में पुतलपल्ली सुंदरराय बोल के लिखता है। अरे क्या लिखता सर? या 1970 में पुतलपल्ली सुंदरराय, अभी मैं बोलूँ सर निज़ाम का हुकूमत है तो क्यों निज़ाम का रूल कंटिन्यू किया है? उसके बाद जब इलेक्शंस होने के बाद 1952 में बुर्गा रामकृष्ण राव कांग्रेस गवर्नमेंट हुकूमत करने के बाद हैदराबाद स्टेट का गवर्नर क्या होते थे? उस वक्त गवर्नर क्या बोलते थे? 20 स्टेट के गवर्नर राज प्रमुख बोलते थे। और निज़ाम का अगेंस्ट हो जाए तो निज़ाम को क्यों राज प्रमुख बनाया? जिस तरह से आपने ये वजाहत करते हुए बताया कि रजाकार को एक किस्म के नहीं बल्कि 5 किस्म के रजाकार उस वक्त सरगर्म थे, जिसमें कांग्रेस के रजाकार अलग थे, कम्युनिस्ट पार्टी के रजाकार अलग थे और जो सो फासिस्ट ताकतों की जानिब से भी रजाकारों को भेजा गया ताकि निज़ाम की हुकूमत को बदनाम किया जा सके, लूटमार किया जा सके। और कुछ ऐसे रजाकार भी थे जिसको उस वक्त के ज़मींदारों ने अपनी ज़मीनात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किराए पर हासिल किया था। तो इस तरह 5 किस्म के रजाकार उस दौर में देखे गए। ये बाज़ाब्ता पांडुरंग रेड्डी साहब कहने की किताबों में दर्ज है, ये सरकारी किताबों में दर्ज है। ऑपरेशन पोलो जैसी किताब में भी एक किताब लिखी गई, उसमें भी ये बात दर्ज है। तो हक़ाइक़ पांडुरंग रेड्डी साहब ने इस तरह से हमारे सामने रख रहे हैं। यकीनन ये काबिल फ़ख्र बात है कि ऐसी शख्सियत आज हमारे दरमियान में मौजूद है जो उस वक्त की जो बातों को लोग गुमराह कुन प्रोपेगेंडे के जरिए पेश करना चाहते हैं, उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पांडुरंग रेड्डी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मैं मजीद एक आखिरी सवाल में पांडुरंग रेड्डी साहब से मैं लेना चाहता हूँ कि आखिर 17 सितंबर को हुआ क्या था और ये इंडियन यूनियन में हमारी हुकूमत जम कब हुई? ये देखिए साहब, अभी कई पार्टियां बोलते 17 सितंबर हैदराबाद को लिबरेट हुआ। अरे साहब 17 सितंबर सेलिब्रेट करना है, मैं भी करता हूँ, आप भी करो। क्यों बोलते हो? मोदी साहब का बर्थडे है, उसका वजह से 17 सितंबर बनना, बट हैदराबाद लिबरेशन नहीं बनना। अरे हैदराबाद लोग है, तेलंगाना लोग, वो लोगों को मालूम होना चाहिए, हिंदुस्तान लोगों को मालूम है 17 सितंबर नहीं बनाना, हम 17 जुलाई बनाना। क्यों बोले तो 17 जुलाई मौलवी अलाउद्दीन और नलगोंडा जिला का हुआ है, कई लोगों को लेके 1850 में हिंदुस्तान का फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हो रहा है। अभी अपना रेजिडेंसी अभी वुमेंस कॉलेज है ना कोटी में, वुमेंस कॉलेज को अटैक किया है। उस वक्त उसको अरेस्ट करके अंडमान को भेजा है। फर्स्ट इंडियन एवर टू बी सेंट टू अंडमान इन 1857, देयर ही डाइड। एंड फॉर फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस उसका व्हाट नाइट दैट डे 17 जुलाई वी शुड सेलिब्रेट, नॉट 17 सितंबर। और 17 सितंबर हुआ क्या था? कुछ नहीं हुआ उस दिन। मीर उस्मान अली खान फर्स्ट टाइम रेडियो डक्कन उधर जाके ऐलान किए। क्या ऐलान किया था? जो हैदराबाद ब्रिटिश कंटोनमेंट है ना, सेकंड बैट बुलाराम कंटोनमेंट ब्रिटिश कंटोनमेंट बोलते थे, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंडियन आर्मी वेकेट किए थे, इंडियन आर्मी आ सकते। और जो इंडियन आर्मी आ सकते तो फर्स्ट बटालियन जो इंडियन आर्मी है 3rd लेवन गुरखा राइफल्स, वो किस दिन आए? 18 सितंबर आए, 17 सितंबर नहीं। ये लोगों को मालूम नहीं चाहिए। अभी देखिए, मैं अभी भी बोलता हूँ, ये लोग जितने फैसिस्ट जो पार्टीज बोल रहे 17 सितंबर में, आप ऑल इंडिया रेडियो जाके आर्काइव्स देखो, 17 सितंबर का निज़ाम का स्पीच क्या है। पहले देखो, बोला साहब जो पेपर में था, न्यूज़पेपर में आता, सब झूठे आते। उस वक्त से KM फणिकर, सॉरी कृष्ण मेनन बोलते थे, और इंडियन न्यूज़पेपर्स झूठा प्रेस बोल के। क्यों बोल तो झूठ है ना साहब, झूठ बोलते हो। ये गनी बैग यूनियन बैग बोलते, हिंदुस्तान में झूठ बोलते, JUT। और वो लोगों का जैसा पैसा झूठ में बनाए, वो पैसे टाइम्स ऑफ इंडिया इसमें इन्वेस्ट किए हैं। उस वजह से झूठे मिल वाले और झूठा प्रेस शुरू किया बोल। क्यों बोलते पूरा ये क्या लाइस लिखते, पूरा झूठे लिखते। ऐसे बात है। मैं ये लोगों को, ये प्रेस वालों को बोलता हूँ, आप मेहरबानी करके जो स्टेटमेंट देते हैं सोर्स देखो।
कोई सोर्स बोलता प्राइमरी सोर्स उस वक्त कौन सा किताब में क्या लिखा है, और उसको कोई और एक एविडेंस है जो एविडेंस के बाद वो करें। नहीं, कई लोग मेरे को बोलते सर इसमें पैनल डिस्कशन में क्या नहीं आता, क्या मैं तो पैनल डिस्कशन वालों को कुछ मालूम ही नहीं है, उससे मैं क्या लड़ना है, बहस करना है। मवाद लेके आओ, पेपर में जो है तो मवाद नहीं है प्राइमरी। उस वक्त 1948 में कौन सा पेपर क्या लिखा है लिखा, मैं मानता हूँ। मैं एक बोलता हूँ साहब 17 सितंबर कुछ नहीं हुआ, हैदराबाद वॉज इंडिपेंडेंट वाट नहीं टेरिटरी, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है मेरे पास भी है। और 26 जनवरी 1950 हैदराबाद यूनियन इंडिया से मर्ज हुआ। वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मैं करेक्ट डेट भी बोल रहा हूँ, ऑपरेशन पोलो में किताब में लिखा है 24 नवंबर मीर उस्मान अली खान एक क्या बोलते हैं जियो गजट बोलते हैं फरमाना इशू किया है, फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विल बी द फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हैदराबाद, एंड ही इनॉग्रेटेड इट। दैट मीन 26 जनवरी तक हैदराबाद का रोल कंटिन्यू हुआ। सुबह सुबह मेजर चौधरी बोलारम से गाड़ी में आते थे और फाइल्स लेके निज़ाम सर के पेश में रखते थे, वो सिग्नेचर देते, दस्तखत, उसके बाद जाते थे। कैसा बोलते निज़ाम का रोल ख़त्म हुआ। उसके अलावा फौज निज़ाम के अगेंस्ट आए तो निज़ाम को वहाँ से निकलना था, बट निज़ाम यूज्ड टू रोल दिस थिंग। उसके बाद क्या है, गवर्नर भी बनाए। अरे ये पूरा दे मस्ट राइट करेक्ट हिस्ट्री। नो क्या हुआ था, पुलिस एक्शन के बाद कई अच्छा पढ़ा लिखा लोग डर के क्या हुआ, हैदराबाद से पाकिस्तान गए। अभी जो हैदराबाद पाकिस्तान का जो एडमिनिस्ट्रेशन जो चला है पूरा हैदराबाद ऑफिसर से थे, और इंटेलेक्चुअल जो पढ़ा लिखा वाला पूरा हैदराबाद में गए। उसको फायदा लेके ये लोग किताबें लिखते गए। उसको डिफेंड करने के लिए ये लोग चांस भी नहीं मिला। कई दिनों के बाद क्या सर, ये झूठ वही हकीकत बनते। आप कोई गोबेल्स थ्योरी आपको मालूम है, जर्मन में एक झूठ 100 मतलब बोले तो वो हकीकत बनते, वो ऐसी बना, गोबेल्स थ्योरी बना हकीकत। अरे मेरे पास इतना मवाद है, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट भी है, फिर भी कोई नहीं मानते। सर एक आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहता हूँ कि सलातीन आसिफ जाह के दौर को, यानी कि निज़ाम की दौर हुकूमत को लोग बदनाम करते हैं कि इसमें जुल्म हुआ, इसमें जो सो दीगर मज़ाहिब के मानने वालों पर जो सो जुल्म किया गया, उन्हें सताया गया। तो इस पर आप क्या कहते हैं, क्या वाकई में निज़ाम की जो दौर हुकूमत था वो इस तरह के वाक़यात होते थे? ये देखिए साहब, कभी भी कौन सा हिस्ट्री में हो, कहाँ भी हो, एनिशेंट हो, मिडिवल हो, मॉडर्न हो, जब तक पीपल्स पार्टिसिपेशन नहीं रहे तो वो हुकूमत नहीं चलेगा। आसफ जाह रूल 1724 टू 1950 तक चला, 200 साल का पहले। जब ये लोग पूरा दुश्मनी ये करते तो 200 साल कम ही पीरियड नहीं है। कैसा रूल ये हुआ था, पीपल वांटेड इट। 200 साल कम नहीं है साहब, 2 साल हुकूमत के बोल तो बहुत 200 साल ये करे तो। और मैं 2-3 वक्त में ज़्यादा नहीं, आपको भी नहीं, मैं बोलता हूँ सर ऐसा रूल थे। अभी इतना पानी आ रहे थे, महिबाली आप पूरा मूसी फ्लड्स होते थे। ये ब्राह्मण आपको उन्हें पुराने शहर पूरा पानी में डूब गए। फिर कई हिंदुओं महिबाली पाशा को जाके, हुजूर आप बहुत अच्छा आदमी है और रिलीज आदमी है, आप ताली लेके और धूप मूसी को चढ़ाए तो मूसी कम हो जाएंगे, नहीं तो बन जाएगा। ठीक है बोला साहब, आपका कपड़े हिंदू का धोती लगाना और तिलक लगाना और थाली में धूप लेके अब जाना। वो चले गए, यहाँ तक पानी में दे गए। अब मालूम होना चाहिए 5 घंटे के बाद मूसी पूरा ख़त्म हो गए। ऐसा रिलीजियस आदमी में कई मुस्लिम्स को भी पूछा, अरे साहब एक मुस्लिम होते हुए आप तिलक कैसा लगाए और हिंदुओं के लिए, क्या जवाब मालूम है साहब? उधर महबूब खान नहीं गए मूसी को, महबूब पाशा गए। मैं पाशा सिर्फ मुस्लिम्स को नहीं, हिंदुओं को भी पाशा है। महबूब पाशा गए। महबूब अली एक मुसलमान है,
पाशा है, एक सेकुलर है, मैं ऐसा गए बोल के वो है। और उसके अलावा क्या था, पूरा सब लोगों को खाना 3 हफ्ते पूरा तोशा दिए, लंगर हाउस में लंगर खाना। और जो पैलेस है ना, सब किंगकोटी पैलेस नहीं थे, चौमल्ला पैलेस में गरीब लोगों को खाना तो 1 महीने तक खिलाए, बिकॉज ऑफ ये पानी। और मीर उस्मान अली खान को मैं सेकुलरिज्म बोलता हूँ। मैं अभी ये लोग क्या किया था, जब हाईकोर्ट बन रहे थे, हाईकोर्ट बने तो वो जगह देखे तो जगह में एक छोटा पत्थर थे। देन पत्थर देने के बाद देन चीफ इंजीनियर एक बड़ा प्लान बना के हाईकोर्ट का प्लान बनते देख रहे थे। देन वो पत्थर को निकाल दिए। देन उस्मान अली खान बोला, अरे मैं जब आया तो एक पत्थर थे और छोटा ये देवल भी नहीं थे, बट ऐसे क्यों निकाले? नहीं सर उधर दूसरे में नहीं, एक हाईकोर्ट लगाते हुए और हाईकोर्ट को बोलते आप ना इनजस्टिस कर रहे, वो ऐसे ही रहना और तुम प्लान बदल कर। उस वक्त अभी भी देखिए हाईकोर्ट में एक मंदिर है, ये है, दैट इज सेकुलरिज्म। क्या बोलता सर, सेकुलरिज्म निज़ाम को बोलते। अरे इसी निज़ाम को ऊपर कितना कम बोले, इतना बोले तो उतना कम है साहब। हाँ, इतना पैसे दिए। और साहब ये भी बात मशहूर है कि उनके जो कोर्टयार्ड है उसमें भी जैसे कई हिंदू राजा महाराजाओं को बहुत अहम ओहदे उन्होंने दिए थे। इस पर भी मैं चाहता हूं कि आप एक बार नजर डालें। ये देखिए साहब, निज़ाम रूल और ये लोग सब क्या बोलते, पैगा लोग सिर्फ हैदराबाद शहर में थे और बाकी पूरा महाराष्ट्र में तेलंगाना में किसका रूल था? हिंदुओं का रूल था, हिंदुओं का रूल था। वो इंटरफियर नहीं किए। अभी ये बोलते साहब, कई बोलते निज़ाम सिर्फ उर्दू प्रमोट किए है और तेलुगु में। सर कई ये लोगों को कुछ नहीं मालूम साहब, कुछ नहीं मालूम। अभी भी जो नक्शे हैं सर, लैंड नक्शा जो निज़ाम जो बनाया है वही नक्शा है। वो नक्शे में क्या है, अभी आज भी आपको कोई गांव का नक्शा देखे तो वही निज़ाम को बनाया सर 1998 में जो बनकर फसली में वही है। और उसमें सर तेलंगाना में तेलुगु में लिखे है और मराठी में मोडी स्क्रिप्ट है और कन्नड़ा लिखे है, उर्दू में नहीं लिखे। क्या बात करते हैं लोग। पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन है, गांव का एडमिनिस्ट्रेशन, जो पानी ईणी पूरा तेलुगु में होते थे, उर्दू में नहीं, फारसी में नहीं। अभी देखिए सर, मेरा बात मानिए, अब जाके कोई गांव का नक्शा ले और नक्शे में तेलुगु में रहते क्या और उर्दू में लिखते क्या, वही नक्शा अभी तक सब। 150 साल के बाद भी फिर लैंड सर्वे नहीं हुआ। अभी केसीआर परसों बोले थे हम लैंड ये करते, देखेंगे क्या करेंगे, वही नक्शा को भी फॉलो कर रहे। हाँ, ऐसे अगेंस्ट व्हाट नहीं, उर्दू और सबको तेलुगु को दबाए, ये पूरा गलत बात है सर, ये पूरा गलत बात है। और कई लोग बोलते साहब हिंदुओं को जॉब भी नहीं मिला, जो कुछ सरकार का नौकरी है पूरा मुसलमान ही बने थे, ये भी गलत है सब। जो कुछ पढ़ा लिखा है उसको मिला है। अभी कई लोग उस वक्त का गवर्नमेंट का नौकरी उतना ये नहीं था, कि मतलब ज़मीना बहुत थे। हाँ, कोई ज़रूरत ही नहीं था सरकारी नौकरी के लिए। अभी उस वक्त पॉपुलेशन में कम था, ज़मीन ज़्यादा था और इरिगेशन फैसिलिटीज़ भी ज़्यादा होते। उस वक्त अपना खेती बाड़ी करके आराम से रहते थे। कई लोग हमारा ज़मींदार लोग कोई गवर्नमेंट का नौकरी करने का कोई ज़रूरी नहीं था वो लोगों को। सर तो हम लोग नहीं गए, नहीं लिए, ये पूरा गलत बात है सब। अभी जैसा पॉपुलेशन नहीं हुआ, अभी जैसे ज़मीन उतना फ़ायदेमंद नहीं है, उस वक्त से बोलते गवर्नमेंट की नौकरी और नौकरी नहीं मिल रही। सर ये अभी देखिए साहब, आपको मालूम है उस्मानिया हॉस्पिटल, एक दिन उस्मानिया हॉस्पिटल शाम को गए 3 बजे, एक तो पूरा हॉस्पिटल में वार्ड में देखते क्या बोला, अभी क्या है, कुछ नहीं, सब खाना खाए 12 बजे और रात का है। देन उस वक्त सुपरटेंडेंट ऑफ हॉस्पिटल बोला, अरे भाई कम से कम तो वो लोग बीमारी लोग है, कम से कम 4 बजे तो कुछ ना कुछ देना है। बोल के तो क्या देंगे साहब, बोले तो देन एक बिस्किट बनाए। अभी भी वो उस्मानिया बिस्किट बोलते हैं ना साहब, वो उस्मानिया बिस्किट वटना उस्मानिया हॉस्पिटल में बीमारों को देने के लिए बनाए थे। अभी भी ये है उस्मानिया बिस्किट, और फ्री खाना मिलते थे, मेडिसिन फ्री, खाना भी फ्री। निम्स हॉस्पिटल उसके बाद क्या हुआ, निम्स हॉस्पिटल जो बना उसका एक
घूम घोड़े का ये करने के लिए वो आदमी को घोड़ा लात मारे, उसको इंजर हुआ। देन इसको उस वक्त ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल नहीं थे, वो ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल जाने बोले तो इधर बॉम्बे को भेजे। और फिर वो डॉक्टर पूछा है, वही रंगारेड्डी साहब बोल के फेमस रंगारेड्डी साहब, उसको पूछा भाई देखो आप ये ऑर्थोपेडिक ये है बट आप ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल नहीं है, क्यों नहीं शुरू करते? तो आप ये गवर्नमेंट पैसे नहीं थे। नो मैं आज़ादी आने के बाद कांग्रेस गवर्नमेंट का वक्त बोला मैं पैसे देता हूँ, बोल तो अपना पैसे से निज़ाम ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल बनाया और उधर फ्री मेडिकल ये होते थे। उसके बाद तो निम्स बनाए, हाँ पूरा उसका पैसे से बनाए। अभी बोलता था प्रीवी पर्स बोलते, और प्रीवी पर्स हाईएस्ट प्रीवी पर्स हिंदुस्तान में किसको मिला बोले तो पूरा हुकूमत लेने के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये लोगों को पेंशन दिए, और पेंशन क्या बोलते प्रीवी पर्स बोलते। उस वक्त निज़ाम को 50 लाख प्रीवी पर्स मिलते, एक पैसे भी नहीं लिए। वो प्रीवी पर्स गवर्नमेंट ऑफ हैदराबाद को क्या कहे निज़ाम सागर और तुंगभद्रा प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए पैसे दिए, एक पैसे भी नहीं दिए। अभी एक सवाल असेंबली में पूछे तो चीफ मिनिस्टर बीरांग पेशनरा बोले ये देखो प्रीवी पर्स हमारा हैदराबाद का पैसा नहीं है, प्रीवी पर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया निज़ाम को दे रहे, वो सही है, उसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। फिर भी निज़ाम वो पैसे हमारा पैसे दिए, ये पूरा निज़ाम ये अपना नागार्जुन सागर और तुंगभद्रा प्रोजेक्ट बनाने को पैसे दिए और वो पैसे से हम बना रहे बोल के एक पैसे भी नहीं ले। अभी क्या बोलते साहब, अभी 5 साल राज प्रमुख थे और उसका तनख्वाह क्या था मालूम है साहब? 1 रुपये लेते थे। अभी आप लेके ये गवर्नर का कर्जा कितने होते, एक महीने में कर्जा कितने करोड़ रुपए होते, किसका पैसा है? और आप बोलते डेमोक्रेसी गरीब लोगों का रूल है। अभी एक चीफ मिनिस्टर एक मिनिस्टर है तो गरीब लोग का गवर्नमेंट है क्या ये डेमोक्रेसी? निज़ाम गए तो एक गाड़ी में जाते थे, अभी चीफ मिनिस्टर और गवर्नर गए तो कितने गाड़ी में जाते थे? सर बोलना बहुत इजी है। तो आज कैप्टन पांडुरंग रेड्डी साहब के साथ गुफ्तगू के बाद ये बात हम पर भी आए हुई कि किस तरह सलातीन आसिफ जहाँ ने इस रियासत पर हुकूमत की और किस तरह रियासत का इंडियन यूनियन में इंजमाम अमल में रहा। हक़ाइक़ पर से आपने बहुत ही बेहतरीन अंदाज में पर्दा उठाया और ये पांडुरंग रेड्डी साहब की ये हक़ गोई, ये सदाकत उनके लिए मुँह पर तमाचा है जो आज इंजमाम को गलत तरीके से पेश करने की कोशिश करते हैं, झूठे प्रोपेगेंडा के जरिए बदनाम करने की कोशिश करते हैं सलातीन आसिफ जहाँ की हुकूमत को। मैं जनाब पांडुरंग रेड्डी साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने इतनी सख्त हालात में भी हमारे लिए वक्त निकाला और हमको जो सो बेहतरीन इंटरव्यू दिया, जिससे कि हमारे नाजरीन में जो मालूमात का काफ़ी इजाफा हुआ है। मैं इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ पांडुरंग रेड्डी साहब का। फिर किसी मौके पर फिर आपसे फिर ज़रूर मुलाकात होगी। तो नाज़रीन, इस तरह हम तारीख को दोहराते हुए हक़ाइक़ को आपके सामने पेश करते रहेंगे। अब मुझे नौशीन को दें इजाज़त और आप देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़।
दोस्तों, अगर आपको हमारी न्यूज और एंटरटेनमेंट तमाम प्रोग्राम पसंद आते हैं तो फिर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी हर न्यूज और हर एंटरटेनमेंट प्रोग्राम से अपडेट रहें। देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज, हक की आवाज।